हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसके अंतर्गत में जो पढ़ा जाता है, आइए बताते हैं आपको। देखिए, इसके अंतर्गत जो पढ़ा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, भारत के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार जो कि राजस्थान वाला क्षेत्र है, तेलंगाना का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार इसे बोलते हैं, दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र वाला है, बघेलखंड का पठार है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में देखेंगे, दक्षिणी पर्वत के बारे में देखेंगे, साथ में छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन बोलते हैं। और ये पार्ट नंबर 1 है, समझ गए ये, और वीडियो नंबर 10 है ये। और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन में बनता है, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, बड़ा बड़ा एग्जाम में जब इसको ऑप्शन दे देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है, आगे देखते हैं। देखिए, यही आपका है भारत, और भारत का नक्शा के अंदर में ये प्रायद्वीपीय पठार जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में नीचे वाले क्षेत्र में पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत जो पठार का उत्पत्ति हुआ, जैसे कि पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत पहले मकर रेखा पर था। भारत पहले मकर रेखा पर था। यह एक साल में 5 सेंटीमीटर खिसकता था। धीरे धीरे भारत जो था खिसकता गया और जाके तिथि सागर से टकरा गया और वह हिमालय का निर्माण हुआ। जब वह टकराया तो वहाँ पर गड्ढा हो गया। ठीक है, और गड्ढा होते हुए बहुत सारी नदियाँ निकलते रहा, और जितना कंकर पत्थर था उस गड्ढे में भरते ही चला गया। समझ गए? तो यही हिमालय के उत्पत्ति के समय यही सब पठार का उत्पत्ति हुआ था। तो देखिए, देखिए ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पर सागरीय यानी कि अरब सागरीय प्लेट रहा होगा। ठीक है, अरब सागर प्लेट रहा होगा। जब भारत मकर रेखा पर था, धीरे धीरे आते 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 इस अरब सागर प्लेट से टकराया, तो वहाँ पे इतना भयंकर भूचाल आया जैसे ज्वालामुखी फूट गया। तो कई सालों पर यह ज्वालामुखी फूटते रहा और लावा की कई परत बिछ गया, जिसे ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप मतलब जाल हो गया। वह लावा की परत इतनी मजबूत हो गया कि एकदम चट्टानी रूप धारण कर लिया, बैसाल्ट बन गया। चट्टानी रूप धारण कर लिया और बैसाल्ट बन गया, और वह इतना मजबूत हो गया कि उसके अंदर भूकंप भी नहीं आता है। समझ गए? पढ़ते होंगे महाराष्ट्र में सिर्फ लातूर में एक भूकंप आता है, बाकी वहाँ भूकंप चट्टान के अंदर दब के मर जाता है। समझ गए? वह नीचे ही दम तोड़ के मर जाता है। इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास कम होता है। इससे सबसे ज़्यादा लावा महाराष्ट्र के जो पास है, इस क्षेत्र में बिछते चला गया। महाराष्ट्र के पास में ज़्यादा लेयर बनते चला गया, बिछते चला गया। समझ गए? तो पूरी तरह वह वहाँ पे ज्वालामुखी फटते रह गया लगातार कितने सालों तक। वह ये करोड़ों साल की प्रक्रिया है। समझ गए? करोड़ों साल का प्रक्रिया है। लगातार इसमें लावा बिछते रह गया, और धीरे धीरे इस क्षेत्र में लावा के धीरे धीरे सब जगह लावा फैल गया। समझ गए? और चट्टानी रूप धारण कर लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में पेड़ पौधे, चाहे मछली हो या महासागर रहा होगा, जानवर रहा होगा, और जानवर और पेड़ पौधे अंदर दब के मर गया होगा। समझ गए? जितना इस क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में लावा गिरा, उतना आपको झारखंड हो, उड़ीसा वाला या छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में लावा नहीं गिरा होगा जितना इस क्षेत्र में गिरा है। समझ गए? तो इसी पे यहाँ पे देखने होंगे बम्बे हाई है। यहाँ पे जो कचरा है, जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, कचरे जगह से निकाला जाता है। समझ गए? तो यहाँ बम्बे हाई, वहाँ से तेल निकलता है। समझ गए? ये करोड़ों साल का प्रक्रिया है। ये लावा में सबसे मोटी परत, यानी कि लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में देखी जाती है। समझ गए? इसलिए यहाँ पे खोदना बहुत कठिन होता है, लेकिन झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा में खोदना बहुत आसान है। समझ गए? इस कारण यहाँ लोग खनन करके कोयला निकालता है इस क्षेत्र में। समझ गए? झारखंड वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र में भी खनिज होगी, लेकिन वहाँ पर खनना बहुत कठिन है। वहाँ पर खना ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर चट्टानी एरिया, काली मिट्टी है, पूरी परत जमा हुआ है। समझ गए? तो वह ज्वालामुखी समुद्र में भी जाके गिरा होगा, जिसमें वहाँ मछली हो, कछुआ हो, उस समय तो और भी भयंकर भयंकर मछली रहा होगा, जानवर रहा होगा, उसके अंदर दब के मर गया। वही दबे हुए चीज़ के पेट्रोलियम जाके बनता है ये। समझ गए? जो चीज़ दबा वही लास्ट में जाकर पेट्रोलियम जाके बन जाता है ये। समझ गए? तो अरब सागर में जब खनन करेगा तो वहाँ पे पेट्रोल जरूर मिलेगा। समझ गए? इस क्षेत्र में अरब सागर जो है, अरब सागर, इस क्षेत्र में पेट्रोल जरूर मिलेगा। तो यही प्रक्रिया रहा। इससे ही पठार का उत्पत्ति हुआ, और पठार के बारे में, इसी के बारे में पढ़ना है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। और पठार के बारे में, तो इतने सारे पठार का जो उत्पत्ति हुआ है, एक एक करके पठार के बारे में समझते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं पहले। सबसे पहले ये हो गया आपका, इधर बगल में मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़ जो कि राजस्थान क्षेत्र में है। इसके बगल में मालवा है,
बुंदेलखंड है, नीचे वाला बघेलखंड है, ये आपका हो गया छोटा नागपुर हो गया, ऊपर वाला शिलोंग हो गया, और बीच वाला जो है ना ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो दबाव क्षेत्र है, यानी कि जो इधर से नदी आती है तो यहीं पे गिरती है, जिसे वो मालदा दरार करते हैं, मालदा ट्रैप बोलते हैं। ये छोटा नागपुर का ही भाग है, समझ गए। नीचे वाला जो दक्कन ट्रैप है ये आपका दक्कन ट्रैप हो गया, नीचे कर्नाटक वाला हो गया, तेलंगाना हो गया, दंड का रन यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र हो गया। इसी के बारे में पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहता है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए मैंने आपको बताया है कि भारत जब मकर रेखा के पास था हर समय यानी कि हर साल 5 सेंटीमीटर खसकता गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, और यहाँ पे अरब सागर ये प्लेट से टकरा गया, जिससे ये ट्रैप का निर्माण हुआ। यानी कि दक्कन ट्रैप से लेके बाकी जितने भी देख रहे हैं पठार का निर्माण हुआ, कहीं ऊबड़ खाबड़ हो, कहीं नीच हो, कहीं ऊंचा हो, उसी की पठार के बारे में आज देखेंगे। ये भारत का प्रॉपर मैप है, ये भारत का प्रॉपर मैप है। देखिए मैंने आपको बताया क्या है, इधर आपका मेवाड़ का पठार हो गया, देख लिए, इधर हो गया नीचे मालदा का ट्रैप हो गया, पठार हो गया इसका, बुंदेलखंड हो गया, नीचे बघेलखंड हो गया, ठीक है। इसके आगे हो गया छोटा नागपुर का हो गया, मेघालय वाले क्षेत्र में शिलोंग का पठार बोलते हैं, इसे मालदा ट्रैप बोलते हैं बीच वाले क्षेत्र को। ये आपका कौन सा हो गया, दक्कन ट्रैप हो गया नीचे वाला। इधर हो गया कर्नाटक का पठार हो गया, नीचे कौन सा हो गया, ये आपका तेलंगाना या आंध्रा का पठार बोलते हैं। और ये साइड में साथ में कौन सा है, दंड का रण्य का पठार है। इसी के बारे में आपको देखना है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ना है, और दक्षिण का पर्वत के बारे में पढ़ना है। यही आपका पठार के बारे में पढ़ा जाता है, समझ गए। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है और ये बनता है। ये आपका नीचे अरब सागर हो गया ये वाला, और ये हो गया पूर्व साइड में कौन सा हो गया, बंगाली खाड़ी हो गया, और नीचे कौन सा है, नीचे आपका हिंद महासागर है, समझ गए। धीरे धीरे जब टकराया होगा तो धीरे धीरे ये करके नीचे इसका जो लावा नीचे झुकता चला गया, जिससे यह घाट का निर्माण हो गया, समझ गए। पूर्वी घाट काफ़ी कटा फटा है और पश्चिमी घाट कम कट। पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा बनाती है और पश्चिमी घाट की नदियाँ एस्चुरी बनाती है, समझ गए। पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा बनाती है और पश्चिमी घाट की नदियाँ क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, समझ गए। तो हमने क्या देखा, इससे पहले हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देख लिया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक के बारे में देख लिया था। अब समझते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत जो पढ़ा जाता है मैंने आपको बता दिया है, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, दक्कन ट्रैप, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दंड का रन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा जाता है, समझ गए। आइए देखते हैं, काफ़ी एग्जाम में फैक्ट के बारे में पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम सब में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही आपका मैप बना हुआ है, देखिए ये आपका कौन सा हो गया, ये साइड में जो है मेवाड़ का पठार हो गया, जो कि राजस्थान क्षेत्र में है। नीचे वाला मालवा का पठार हो गया, ऊपर वाला बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड ये साइड वाला ब्लैक वाला है, और रेड वाला छोटा नागपुर है, ऊपर वाला शिलोंग वाला है। नीचे जो है दक्कन ट्रैप ये हो गया आपका, नीचे जो है कर्नाटक का हो गया, तेलंगाना का हो गया, और दंड का रन का पठार हो गया। इसी के बारे में देखना है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, यही मैप है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए विंध्याचल पर्वत है तो इस साइड में उत्तर भारत का क्षेत्र आता है, और इस साइड दक्षिण भारत का क्षेत्र आता है, और राजस्थान के बीच बीच क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में भी देखेंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए प्रायद्वीपीय पठार जो है, शॉर्टकट समझिए कि देखिए प्रायद्वीपीय पठार भारत का हो गया तो महाद्वीप का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, समझिए, तीनों ओर से पानी से घिरा हो। जैसे में ये हिंद महासागर हो गया, ये पश्चिम साइड में अरब सागर हो गया, और पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी हो गया, और बीच में बहुत बड़ा ये टेढ़ा है जो देख रहे हैं, त्रिकोण हो गया, इसी को प्रायद्वीपीय बोलते हैं, समझ गए। तो भारत एक प्रायद्वीपीय द्वीप है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो यह महाद्वीप की भूमि का वह भाग जो तीनों तरफ पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। यह बड़ा होता है, बड़ा भाग होता है, बड़ा है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने और उसके उत्तर दिशा में प्रवाह से बना है, ये समझ गए। गोंडवाना लैंड टूटा तो उत्तर दिशा में इसके टूटने और उत्तर दिशा में प्रवाह होने के कारण ये बना है ये, और अफ्रीका से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। यह पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना है ये। इसका जो विस्तार है, उत्तर में अरावली से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में अरावली से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, समझे। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, लास्ट वाला है, और ये अरावली जो कि राजस्थान वाला क्षेत्र है ये।
ठीक है। दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक है। पूर्व में राजमहल है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक है, ये पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक है। दक्षिण में क्या है, ये आपका कन्याकुमारी हो गया। ये उत्तर साइड में कौन सा, अरावली हो गया। ये पूरब में क्या है, राजमहल की पहाड़ी तक है। और पश्चिम में गिर की पहाड़ी, गुजरात वाला क्षेत्र है, पश्चिम में गिर की पहाड़ी तक फैला हुआ है। इसका आकार जो है पूछा जाता है त्रिभुजाकार आकृति भूखंड का है, जिसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है 1400 किलोमीटर है एवं ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है, 600 मीटर है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचा है ये। भारत के प्रायद्वीप पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, यानी पश्चिम में ज़्यादा, यानी इसका मतलब कि लावा के परत ज़्यादा बिछा होगा और पूर्व में कम बिछा होगा, समझ गए। तो पश्चिम में पूर्व की ओर कम चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की ओर बंगाली खाड़ी में जाके गिरती हैं, क्योंकि पीछे वाला उठाव ऊंचा है और आगे वाला नीचा है, इसीलिए ज़्यादा नदियाँ पूर्व की तरफ जाती है और डेल्टा बनाती है। समझ गए, इतना बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रायद्वीप पठार को पठारों का पठार बोलते हैं, क्योंकि पठार पर ही ज़्यादातर ज्वालामुखी फटा है। ये पहले ज्वालामुखी फटा, उसका पठार धीरे धीरे लेयर बिछते चला गया, तो ये पठारों का पठार है, यानी प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि चट्टानी एरिया है, दबा दबा होते होते ऊपर चला गया, समझ गए। इसीलिए पठारों का पठार बोलते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है। केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, इसी के बारे में पढ़ना है ये। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की दिशा में है, उत्तर और पूर्व की दिशा में है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है, समझ गए। सोन जो जाती है, जो मध्य प्रदेश से निकलकर अमरकंटक की चोटी से निकलती है और जाके पटना दानापुर में जाके गिर जाती है। चंबल जो हो गया यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गया। दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह होती है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, जैसे में गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है, समझ गए। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपवाद है, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है और जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है, क्योंकि इसके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। पूर्व यानी पूर्व से निकलती है, पश्चिम की ओर जाती है भ्रंश घाटी से। ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है। उस भारत में 3 भ्रंश घाटी से जाती है, एक नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया और दामोदर नदी हो गया, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। यही आपका मैप है, मैप ध्यान में रखिएगा, मैप से ही सब कुछ क्लियर होता है। आइए आगे देखते हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण पठार निम्नलिखित हैं। देखिए, ये मैप ध्यान में जरूर रखिएगा, समझ गए। जैसे मैं दक्कन का पठार, मैंने बताया दक्कन का पठार आपका यही हो गया। मालवा पठार, ये मालवा पठार यही हो गया। बुंदेलखंड इसके ऊपर वाला, बघेलखंड इसके नीचे वाला, मेवाड़ का यानी मालवा के जस्ट पश्चिम की तरफ है ये। मेघालय का पठार, मेघालय आपका शिलोंग पठार बोलते हैं, मेघालय का पठार बोलते हैं। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक यहाँ पे आ गया। तेलंगाना, मैप लेकर, खाली मैप लेकर ऐसा फिगर बना कर जरूर रखिएगा। तेलंगाना का पठार यहाँ पे तेलंगाना हो गया। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर यहाँ हो गया। शिलोंग का पठार तो पढ़िए लिए हैं। पश्चिमी घाट आपका ये हो गया, पश्चिमी घाट, समझ गए। और पूर्वी घाट, ये आपका पूर्वी घाट हो गया। दक्षिणी का पर्वतीय क्षेत्र भी पढ़ना है, समझ गए। दंडकारण्य का पठार यहीं पे हो गया, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया। छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में पढ़ना है ये सब, समझ गए। सतपुड़ा श्रेणी हो गया महाराष्ट्र वाला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान के क्षेत्र में आता है, अरावली जो हो गया राजस्थान के क्षेत्र में आता है, यही है। और दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ना है इसके बारे में, समझ गए। इस तरह मैप ले लीजिएगा। मेवाड़ हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, समझ गए। ये सब पढ़िएगा। दंडकारण्य का पठार, ऐसे मैप दे देकर नाम लिखिएगा जरूर, आपको हैबिट हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए पहला शुरुआत करते हैं मेवाड़ का पठार, ठीक है। मेवाड़ का पठार के बारे में देख लेते हैं, कहाँ पे है। देखिए यही आपका मेवाड़ का पठार है, यही है मेवाड़ का पठार, ये राजस्थान के क्षेत्र में आता है। चलिए, यह पठार राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसे मारवाड़ का पठार भी कहा जाता है। यह मारवाड़ के मैदानों के विपरीत दिशा में स्थित है, मारवाड़ के मैदान के विपरीत दिशा में स्थित है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, समझ गए। अरावली पर्वत का हिस्सा है ये। इसकी संरचना पूर्व की ओर झुकी हुई है, पूर्व की ओर झुकी हुई है इस तथा समुद्र तल से 250 से लेकर 500 मीटर ऊपर ऊंचा है। यह पठार लुढ़कते मैदानों जैसा दिखता है ये, क्योंकि बनास और उसकी सहायक नदियाँ खारी और बैराज नदियाँ अरावली पर्वतमाला से निकलती है और चंबल की ओर बहती है, ठीक है। चंबल नदी बनास नदी से उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। चंबल नदी बनास नदी से
उत्तर पश्चिम दिशा में है, इन नदियों के बहने से कटाव होता है, बीहड़ का निर्माण होता है। समझ गए, कटाव होता है जो लुढ़कते मैदानों जैसा दिखता है। समझ गए, बीहड़ जैसा आपको मैदान एक दिखाई देगा। बीहड़ हो गया ऊबड़ खाबड़, लेकिन यहाँ पे लुढ़कते मैदानों जैसा अब कटाव होता है, एक मैदान रूप दिखाई देता है। यह पठार सैल, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बना है, जो इतिहास के विंध्य युग से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में इतना मोटा मोटी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है और उत्तर जो पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और इसे मारवाड़ का पठार ही बोलते हैं। समझ गए, चलिए, और यह अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। समझ गए, इसका संरचना जो है पूर्व की ओर झुका हुआ है। इस तरह ऑप्शन दे दे के आपको क्वेश्चन पूछेगा। व्यवहार वाला देख लिए, व्यवहार वाला समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ है? यही आपका मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा का पठार, इसका जो निर्माण हुआ था ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है, जिसके कारण यह काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठारी क्षेत्र में कपास की खेती होती है। मालवा पठारी क्षेत्र में कपास की कृषि होती है, खेती होती है। मालवा पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार बोलते हैं। ठीक है, इसका विस्तार अरावली एवं विंध्य होता है। विंध्य क्षेत्र जैसे दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी, पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ी पठारी तक क्षेत्र सीमित है। समझ गए, पश्चिम वाला क्षेत्र है, मेवाड़ी वाला क्षेत्र में सीमित है। ठीक है, ये इसका मैप याद कर लीजिएगा। देखिए, इसका विस्तार अरावली एवं विंध्य क्षेत्र में अवस्थित है। विंध्य संरचना जैसे में उत्तर में ग्वालियर हो गया, इसके उत्तर में ग्वालियर हो गया, पूर्व में बुंदेलखंड हो गया और बघेलखंड है, इस यहीं पे है, और पश्चिम में मेवाड़ी हो गया, मेवाड़ जो मैंने बताया है अभी, और समझ गए, तो पश्चिम में मेवाड़ी तक इसका यहाँ पे इसका व्यवस्थित है। ठीक है, अवस्थित यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चंबल, नर्मदा और तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ। चंबल, नर्मदा और तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल और उसके सहायक नदियाँ यहाँ पर बीहड़ बना दिया है। बीहड़ यानी कि ऊबड़ खाबड़ जगह, यानी कि घाटी का निर्माण कर दिया। बीहड़ ऊबड़ खाबड़, जिससे घाटी का निर्माण हो गया है। मध्य प्रदेश के बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। समझ गए, तो यह अरावली और विंध्य क्षेत्र में इसका वर्णन मिलता है, और उत्तर में इसका ग्वालियर हो गया, ग्वालियर की पहाड़ी, पूर्व में बुंदेलखंड बघेलखंड और पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र है, और यहाँ पे साइड में मालवा का क्षेत्र है। ये यही आपको समझना है। तो ये मैप बना के रखिएगा। एग्जाम में कभी कोई बड़ा बड़ा एग्जाम देता है तो आपको मैप देकर, ठीक है, वहाँ पूछ देगा कि कौन सा जगह है ये। पहले होता था एग्जाम में पूछा जाता था। अब समझते हैं बुंदेलखंड। यही आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। देखिए, बुंदेलखंड आपका यही ऊपर वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था, प्राचीनतम बुंदेलखंड ग्रेनाइट और नीस पत्थर से निर्मित है। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मालवा के जस्ट आगे जो देखिएगा, पूरा में मैंने बताया था बुंदेलखंड और बघेलखंड, वही है। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार जो है और विंध्य श्रेणी के जो बीच है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसकी जो ऊंचाई है 300 से लेकर 600। इसमें यूपी के 7 जिला जैसे में झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा है, और एमपी के 7 जिला टीकमगढ़, दतिया जिला, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा आता है। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस चट्टानी संरचना में अपक्षय और अपरदन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। यहाँ पे लाल मिट्टी का विकास हुआ है। बुंदेलखंड पठार के क्षेत्र में यमुना की सहायक नदी चंबल नदी द्वारा बीहड़ या उत्खाट भूमि का विकास हुआ है। बीहड़ मतलब कि बहुत बड़ा घाटी का निर्माण हो गया। समझ गया, ये काफ़ी सूखा क्षेत्र है ये। यहाँ पर प्रमुख खनिज जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है और काफ़ी सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर पठार विंध्य श्रेणी के कैमूर और भांडेर पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। ये समझ गए, यहाँ का पठार विंध्य श्रेणी के कैमूर और भांडेर पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ियाँ स्थित है। यही आपका बुंदेलखंड है। ये काफ़ी सूखा क्षेत्र है। समझ गया, ये उत्तर प्रदेश के 7 जिला, मध्य प्रदेश के 7 जिला यहाँ से इस क्षेत्र में आता है ये। और यह ग्रेनाइट और नीस चट्टानी संरचनाओं में अपक्षय और प्रदन की क्रिया होने के कारण यहाँ पे लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। समझ गए, और यहाँ पे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल द्वारा यहाँ बीहड़ का निर्माण किया गया है। बीहड़ यानी घाटी जो क्षेत्र बन गया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार है ये। देखिए, बघेलखंड कहाँ हो गया? बुंदेलखंड के जस्ट नीचे है, यही क्षेत्र है।
तो छत्तीसगढ़ के मैकाल की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। छत्तीसगढ़ के मैकाल के पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। यह सोन और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सोन और महानदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। यह पठार छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य में है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसका फिगर यहाँ पे होगा, नहीं है। चलिए, विंध्य श्रेणी जो हो गया, इसी क्षेत्र में विंध्य श्रेणी आता है। यह मालदा पठार के दक्षिण में स्थित है। मालदा पठार के दक्षिण में स्थित है। मालदा पठार के दक्षिण में स्थित है। समझ गए? ये मालदा आपका है ये, और मालदा पठार के दक्षिण में स्थित है ये। चलिए, इसका विस्तार गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्यों तक है। इसे बिहार में कैमूर हिल या गुजरात में जोवट हिल कहते हैं। बिहार में कैमूर हिल है इसका नाम, और गुजरात में जोवट हिल कहते हैं। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी है, जो कि विंध्य पर्वत को सतपुरा पर्वत से अलग करती है। समझ गए? विंध्य पर्वत के पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी, या पहाड़ी का इंग्लिश हिल होता है यहाँ पे। तो विंध्य श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती है। यह पर्वत उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है, यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है ये, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। क्योंकि गंगा का जो ड्रेन सिस्टम है वो दक्षिण के ड्रेन सिस्टम से अलग हो जाती है विंध्य पर्वत। इसमें लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस चट्टान में धात्विक खनिज का अभाव होता है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थ के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व काफ़ी है। तो विंध्य के बारे में इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सतपुरा। देखिए आपका विंध्य का यही है, आपका इधर आपका उत्तर भारत हो गया, ठीक है। इधर विंध्य यही है जो जल विभाजक का कार्य करती है। प्रायद्वीपीय भारत के ड्रेन सिस्टम और उत्तर भारत के ड्रेन सिस्टम को अलग करता है। समझ गया? विंध्याचल पर्वत। तो सतपुरा पढ़ते हैं। सतपुरा यही है। चलिए, यह पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, यानी कि ब्लॉक पर्वत है यह। समझ गए? इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, यानी कि इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। इसका निर्माण मुख्यतया ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यह पहाड़ी पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में जो है महादेव की पहाड़ी, और पूर्व में मैकाल की पहाड़ी पर स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च जो चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। समझ गए? मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1065 मीटर है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। समझ गए? बैतूल जिला के मुल्ताई वाकई पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम में भ्रंश घाटी, देखिए नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम में भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। जबकि सोन जो है, इधर सोन जो जाती है, सोन अपने उत्तर भारत की तरफ, उत्तर। समझ गए? तो सोन नदी पटना दानापुर में जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है, जो अमरकंटक से निकलती है। और पंचहील जो स्टेशन है या बायोस्फीयर को घोषित किया गया, और धूपगढ़ जो पंचहील स्टेशन या बायोस्फीयर रिजर्व है, धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है। धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है। देखिए यहाँ पे मुल्ताई जो जगह है, यहाँ पर ताप्ती निकलती है, यह आपका अमरकंटक से पिछली पहाड़ी से निकलती है। समझ गए? यह आपका नर्मदा है, यह भ्रंश घाटी में जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह आपका चला गया कौन सा, सोन नदी हो गया। समझ गए? इधर आपका जो मैकाल पर्वत है, आगे इधर महानदी निकल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यही आपका है, देखिए मैप देख लीजिए ठीक से। देखिए ये आपका मालवा का पठार हो गया, ठीक है। मध्य भारत का पठार इधर है, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया, ये बघेलखंड का पठार है ये। देखिए यहाँ पे है, देखिए राजपीपला श्रेणी हो गया, महादेव श्रेणी, और ये मैकाल हो गया। समझ गया? तो सतपुरा रेंज ये बोला जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब 2-3 बार देखिएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, मैप से ज़्यादातर पढ़िएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला, देखिए ये आपका अरावली है। देखिए आपका अरावली जो हो गया, देखिए यही आपका अरावली है, राजस्थान के बीचों बीच में है ये, उत्तर दक्षिण दिशा में है ये।
अगर ऐसे पूर्व पश्चिम में रहता तो यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून आती है टकरा कर यहाँ वर्षा होता, कच्छ के रण नहीं बनता, बालू रेगिस्तान नहीं बनता राजस्थान में। लेकिन ये उत्तर दक्षिण में है, इसीलिए यहाँ पे बालू का रेत पश्चिम भाग में पाया जाता है। और पाकिस्तान में बालू के रेत को क्या बोलते हैं? चोलिस्तान बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, समझ गए। इसी के बारे में देखेंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, इसका विस्तार जो है उत्तर पूर्व दिल्ली रेंज, जैसे जो दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक विस्तृत है, समझ गया। दिल्ली रेंज से लेके मजनू टीला, इसका नाम है मजनू टीला, तो दिल्ली रेंज वाला जो है नाम है मजनू टीला से लेके दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक विस्तृत है। ये गुजरात वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे पालनपुर तक स्थित है, ये समझ गया। अरावली जो श्रृंखला है यहाँ से चले दिल्ली चली जाती है। ये संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और सबसे पुरानी प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत, यानी कि विश्व में कभी ऐसा बहुत बड़ा ये पर्वत रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हवा के द्वारा, धूप के द्वारा, दबाव के चलते यह टूटता फटता रहा और ये जाके थोड़ी मात्रा में बचा हुआ है, समझ गया। तो सबसे पुरानी प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है ये। और इसकी उत्पत्ति जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। मैं आपको ये सब लास्ट में बता दूंगा, प्री कैम्ब्रियन सब के बारे में बता दूंगा। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर जो है, समझ गया। 1727 कहीं रहता है, 1722 रहता है, तो याद कर लीजिएगा, दोनों में से एक रहेगा एग्जाम में, जो माउंट आबू में है। इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध जो मंदिर है दिलवारों का, माउंट आबू जो पहाड़ी है दिलवारा का जैन मंदिर, ठीक है, यहीं पे स्थित है। जैन धर्म के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग 80% विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। अरावली की औसत ऊंचाई जो है 930 मीटर है तथा इसकी दक्षिण की ऊंचाई और चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज से परिपूर्ण है और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने में मदद करती है। देखिए बीच में अरावली हो गया, इसके पीछे जितना भी ये देखिएगा तो ज़्यादातर ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, समझ गए। तो ये रोकने का भी कार्य करती है। और पूर्वी क्षेत्र थोड़ा हरा भरा है, जयपुर क्षेत्र सब ये सब है। अरावली संरचना पश्चिम भारत का मुख्य जल विभाजक है, समझ गए। पश्चिम भारत का मुख्य जल विभाजक है क्योंकि इसके आगे गंगा का ड्रेन सिस्टम आ जाता है, जो राजस्थान मैदान के अफवाह क्षेत्र को, गंगा के मैदान के अफवाह को अलग करता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, जो पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है, समझ गए। तो पूर्व वाला जो क्षेत्र है हरा भरा, और ये अरावली हो गया, ये पूरे के पूरे रेगिस्तानी एरिया है ये, समझ गए। लूनी नदी इस पर्वतमाला से निकलने वाला राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि राजस्थान के बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। इसीलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल जैसे बनास, लूनी, साबरमती, सुकरी और जवाई, इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रृंखला है। लूनी की सहायक नदी जो कि है बनास, अरावली के पूर्व से पश्चिम दिशा में पार करती है, समझ गया, पूर्व से पश्चिम दिशा में पार करती है और चंबल से नदी में जाके मिल जाती है। और चंबल क्या है? चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सीसा हो, जस्ता, अभ्रक जो है चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है ये। देखिए यही आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये पूरा भारत जो बड़ा वाला क्षेत्र है ये सब काफ़ी हरा भरा है। और ये पश्चिम जो क्षेत्र है रेगिस्तानी एरिया है। देखिए ये आपका कौन सा जिला है? ये आपका गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, समझ गए। यहाँ पे बीएसएफ का जवान यहाँ पे रहते हैं, ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का मुख्यतः विस्तार झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, जो कि बिहार का जो क्षेत्र है दक्षिणी बिहार, यहाँ पर भी क्षेत्र मिलता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का भी मिलता है। पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आता है। दामोदर नदी पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है।
दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी के उत्तर में जो है हजारीबाग का पठार है और दक्षिण में रांची का पठार है, दो भागों में बांट देती है। समझ गए। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में मैप देखिए, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। रांची के पठार समतल नुमा यानी कि समान, समतल नुमा जो है यानी चट्टाने टीले नहीं पाए जाते हैं, यानी समान है ये। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, चलिए। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल यानी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रांची पठार से निकलने वाली नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहला कौन है? दामोदर नदी। रांची के नज़दीक इसी नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। समझ गए, स्वर्ण रेखा नदी पर है ये। स्वर्ण रेखा नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। छोटा नागपुर पठार खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। जैसे में यहाँ पर लोहा, यूरेनियम जो कि जाडूगोड़ा में मिलता है जमशेदपुर में, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि यहाँ पे खनिज मिलता है। ये खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश बोलते हैं। रूढ़ प्रदेश जो कि जर्मनी में जो नदी है, दो नदी बहती है, रूढ़ और राइन। यहाँ पे बहुत मात्रा में खनिज मिलता है। समझ गए, इसीलिए यहाँ पे खनिज यानी रूढ़ प्रदेश बोलते हैं। उसी प्रकार छोटा नागपुर पठार को भी रूढ़ प्रदेश बोला जाता है। समझ गए। भारत में 3 नदियाँ अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। नोट कर लीजिए, ये नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भ्रंश मतलब जमीन, यानी जमीन का नीचे खिसका हुआ पार्ट, यानी कि अवतलित भाग, यानी कि जमीन। देखिए जमीन है, ये जमीन पूरा जमीन है, नीचे खसक गया, इसी होकर नदी बहती है। समझ गए। तो यही आपका छोटा नागपुर पठार के बारे में समझ लीजिएगा। 2-3 बार देखिएगा, सबके सब समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार यानी कि मेघालय का पठार। यही आपका क्षेत्र है, मेघालय का पठार वाला क्षेत्र, या शिलोंग का पठार इसे बोलते हैं। शिलोंग का पठार एक स्वतंत्र पठार न होकर प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। यही छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। समझ गए। बीच में मालदा गैप है, मालदा ट्रैप बोलते हैं ये। यहीं पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। देखिए पूर्वी विस्तार है जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। मालदा गैप के द्वारा अलग होता है क्योंकि बीच का भाग खसक गया है नीचे की तरफ। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ शामिल है। गारो, खासी, जैंतिया, ये तो आपका मेघालय का हो गया। मिकिर और रेंगमा जो कि असम में है। तो गारो, खासी, जैंतिया जो है, गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय राज्य में है और मिकिर और रेंगमा असम राज्य में है। देखिए मिकिर और रेंगमा असम राज्य में है, जो कि प्राचीन चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। समझ गया, प्राचीन चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। जो शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, जो गारो है, गारो पहाड़ के अंतर्गत आता है। तो गारो, खासी, जैंतिया जो है, शिलोंग पठार, गारो, खासी, जैंतिया जो है, इसके अंतर्गत जो आता है नोकरेक आता है। सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक आता है। समझ गया। गारो, खासी, जैंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। देखिए खासी जो पर्वतीय क्षेत्र का कीप है, यानी कि जो एक तरह के मानिए जग टाइप के होता है कीप, वहाँ पे आकृति बना हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। तो खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी आकृति में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होता है। क्योंकि देखिए भारत का है ये, और ये क्षेत्र जो आपका हो गया मेघालय क्षेत्र हो गया। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है 1 से 7 जून के बीच में, ये उस पार तमिलनाडु को उस पार होते हुए ये जाके फंस जाती है कीप रूपी संरचना में। समझ गए। ये आपको गारो, खासी, जैंतिया में जाके फंस जाती है। यहीं पे इतना वर्षा होता है कि यहाँ पे मासी नामच और चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में गिना जाता है। समझ गए। आगे मैं आपको बता दूंगा, जब मानसून बताऊंगा तब बता दूंगा। समझ गए। ये मासी नाम और चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। इस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी और सदाबहार वनों का विकास हुआ है। यहाँ पे कोयला, लौह और चूना पत्थर का भंडार है। अब देखिए मालदा गैप भी थोड़ा समझ लीजिए, ये वाला क्षेत्र मालदा गैप है। चलिए मालदा गैप क्या है, या राजमहल जो गारो गैप है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धंसने की प्रक्रिया से हुआ है। जब ये प्रायद्वीपीय जो भारत बन रहा था तो धीरे धीरे वो नीचे धंसते चला गया। समझ गए। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है। समझ गए। छोटा नागपुर का जो पर्वत है मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसीलिए इसे राजमहल गारो गैप बोलते हैं ये। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप बोलते हैं।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद यानी कीचड़ का मालदा या डेल्टाई गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण होता है। क्योंकि ये जितने ही पानी आती है, देखिए उत्तराखंड से निकलकर गंगा नदी आती है, इधर ब्रह्मपुत्र आती है, और दोनों कीचड़ इतना लाता है। देखिए असम में माजुली द्वीप का निर्माण हो गया है। धीरे धीरे ये कीचड़ आती है और यहाँ पे एक मैदान का निर्माण करती है कीचड़ नुमा, जिसे यहाँ पे डेल्टाई प्रदेश या डेल्टाई मैदान बोलते हैं। ये यहाँ पे पीट मृदा का उपलब्धता बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे मैनग्रोव वनस्पति का विकास हो गया बहुत ज़्यादा। जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदर वन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। पूछेगा सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो सुंदर वन में पाया जाता है, समझ गए। और ये बब्बर शेर यहीं पे काफ़ी प्रसिद्ध है। ये तो ये आपका काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ है, ये आप समझ लिए, गारो गैप या राजमहल गारो गैप। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं दक्कन का पठार। ये दक्कन आपका क्षेत्र हो गया, दक्कन वाला क्षेत्र हो गया। इसका मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टान से हुआ है। ये इसका मुख्य रूप से जो निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप यानी अरब सागर की प्लेट से निर्माण हुआ है, जो कि ये लावा के चढ़ने से बहुत ऊंचा क्षेत्र है। ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आया है ये, ठीक है। इसका जो विस्तार है ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। ये इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सतपुरा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है। ये तो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं को शामिल किया जा सकता है। जैसे हरिश्चंद्र की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, बालाघाट की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, गविलगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, सतमाला की पहाड़ी भी यहीं पे है, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार है। इस पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी काफ़ी हुआ, इसलिए यहाँ के कपास की खेती काफ़ी होता है। ये समझ गए, इसलिए यह क्षेत्र कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होता है ये। और दंडकारण्य पठार के अंतर्गत ही बस्तर के पठार आता है। ये समझ गए, तो ये दक्कन का ट्रैप के बारे में समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब समझ लेते हैं महानदी बेसिन जो है, इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतरण प्रक्रिया से हुआ है। इसका निर्माण कडप्पा चट्टाने के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ कोयला भंडार काफ़ी है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो बेसिन है छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है, तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार रांची पठार से अलग होता है। महानदी के कुछ सहायक नदियाँ जो है शिवनाथ, ईब, हसदो, माड़ इत्यादि ये नदियाँ हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की घाटी है। ये महानदी बेसिन का क्षेत्र धान के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए, कीचड़ नुमा बहुत ज़्यादा होता है, इस पर धान यानी कि धान छीट दीजिएगा, धान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। महानदी बेसिन थाली नुमा यानी थाली नुमा है, आकार इसका है, और समतल नुमा जिससे खेती ज़्यादा होता है, कीचड़ होता है, और यहाँ नमी वाला क्षेत्र है। ये यहाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए धान का डलिया बोलते हैं। ये चलिए आगे देखते हैं। अब छोटा सा भाग है दंडकारण्य का, यही दंडकारण्य है। ये पठार देख लेते हैं। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ है, यानी कि उपजाऊ नहीं है। इसमें ज़्यादा खनिज संसाधन मिलता है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। बस्तर क्षेत्र में टीन धातु बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यही दंडकारण्य का पठार के बारे में इतना ही समझ लीजिए। अब समझते हैं कर्नाटक का पठार, जो पश्चिमी घाट का पर्वत है वहीं पे है, कर्नाटक का पठार है, ये क्षेत्र है। ये चलिए आगे देखते हैं। इसका निर्माण प्राचीन आग्नेय चट्टानों एवं रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। इसमें नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट इत्यादि खनिज की प्रधानता है। इसका विस्तार कर्नाटक से केरल तक सीमित है। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ बाबा बुदन की पहाड़ी है, जो कि लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास के लिए इस क्षेत्र में धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार ज़्यादा है। कर्नाटक के पठारी भाग जो पश्चिमी घाट से लगती है उसे मलनाड कहते हैं। जो पश्चिमी भाग है इसे मलनाड कहते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, तथा मुल्यानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मलनाड से सटे पूर्व अपेक्षाकृत कम ऊंचा पठारी क्षेत्र है, जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को मैसूर का पठार कहते हैं या बेंगलुरु का पठार कहते हैं।
मैसूर पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र आता है, यानी कि उसका ड्रेन सिस्टम आता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, शरारती, तुंगभद्रा, भीमा, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। शरारती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जल प्रपात जो है योग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं, समझ गए। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, देखिए, जो कि बराही नदी पर है और शिमोगा जिले में है। देखिए कुंचिकल जो है ना, ये कै लेयर में आती है, इसलिए 455 मीटर इसका ऊंचा है। और कभी कभी एग्जाम में रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो कुंचिकल होगा, अगर अकेला रहेगा तो गरसोपा होगा, समझ गए। इसका यही है। आगे देख लेते हैं। और ये आंध्रा का पठार है और तेलंगाना का पठार, दोनों एक ही नाम है। ये आपका पूर्व साइड में जो है क्षेत्र है। ये उत्तर साइड वाला जो है तेलंगाना हो गया और दक्षिण साइड वाला कौन सा हो गया, आंध्र का पठार हो गया। इसके अंतर्गत तेलंगाना का पठार रायलसीमा के पठार को शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में, कृष्णा नदी देखिए, कृष्णा नदी हो गया, इसके उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना पठार कहते हैं, ठीक है। जबकि कृष्णा नदी के बेसिन के दक्षिण क्षेत्र में रायलसीमा का पठार कहते हैं, जहाँ वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है और दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऊपरी जो क्षेत्र है क्या है, ये पठारी है, और निचली क्षेत्र जो है उपजाऊ है, यहाँ पे खेती होता है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोलेरू झील है और यह दलदली भूमि है। तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी डोली गुट्टा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए। तो इतना आपका पठार से है। और दूसरा पार्ट जब आएगा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्षिण की पहाड़ी के बारे में देखेंगे, तो आपका पठारी क्षेत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको रिवीजन बार बार कीजिएगा, 5 बार 7 बार कीजिएगा, तब जाके पूरा के पूरा समझ में आएगा। चलिए, ओके।